बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं साबिर शाकिर। आज हमारे साथ हस्ब मामूल लाहौर से हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और न्यूयॉर्क में हमें ज्वाइन करेंगे समीउल्लाह इब्राहिम साहब। और उनके साथ आज हमने ख़ुसूसी तौर पे प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब से, क्योंकि जो मौज़ूआत चल रहे हैं पनामा लीक्स, डॉन लीक्स का मुर्दा घोड़ा मेरा ख्याल तदफीन होने को है। शेख साहब से पूछेंगे कि उनकी आखिरी रसूमात में वो शिरकत करेंगे या नहीं। इसके अलावा गवर्नर सिंध की तब्दीली और सियासी मौज़ूआत। हम वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले शेख साहब से बात पूछते हैं। शेख साहब, आज आपने ख़त भी लिखा है चौधरी निसार अली खान साहब को कि जो डॉन लीक्स के बारे में कमेटी के सरबराह हैं आमिर रज़ा साहब, उनके बारे में आपने शदीद तरीन एतराज़ात उठाए हैं, उनके मेंबर्स के बारे में उठाए हैं, लेकिन तमाम तनकीद के बावजूद, अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आज उस कमेटी का पहला इजलास भी हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इस डॉन लीक से, सिक्योरिटी लीक से कोई चीज़ बरामद होगी या फिर माजी की तरह यह भी एक मुर्दा घोड़ा होगा और इसको दफना दिया जाएगा पंजाब हाउस के अहाते में? देखें, इस कमेटी ने खुद बता दिया कि इसमें कोई बड़ा देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस और फेस इज नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली। अगर वो उनके हाथ साफ होते, अगर उन्होंने दस्ताने ना पहने होते, तो आप देखें एक वो हैं जो कि स्पोर्ट्स स्कैंडल में लाहौर में मुलव्वस रहे और बीबीसी का जैली नुमाइंदा ला के, जिनका अपना करैक्टर ये है कि सूबे से उनको सीडीए में लाए, सीडीए से सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट लाए, और एफआईए के बंदे का क्या हिम्मत है कि वो निसार को बाईपास करेगा, और एहतसाब वाले, ये सब टोपी ड्रामा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे दिखाई देती है कि कौम बहुत बड़ी तादाद में टीवी देखती है। वेले हैं सारे, ना कारोबार है, जिसके घर में भी लड़ाई है वो बीवी से तंग है या बीवी मियां से तंग है, वो कहता लाओ एयर वाई। ये मामलात उनको एहसास नहीं है कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को नहीं, मुल्क की गद्दारी के केस का मजाक उड़ाया है, और मजाक भी इतने भोंडे तरीके से उड़ाया है कि परवेज रशीद का तो हमें पता ही था कि अभी क्या होने जा रहा है। लेकिन मैन बिहाइंड द गन जो है, जो खानदान है, जो एम्पायर है, जो फैमिली है, जिनके ये जाती मुलाजम है, कोई इनसे ये नहीं सोच रहा कि ये असल मुजरमों तक पहुंचेंगे। ये लेपा पोछी करेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन इनफैक्ट स्लोली एंड स्टडीली ये हुकूमत की गले पे जाल बुन रहे हैं। ये उनके लिए एक ऐसा स्टेज तैयार कर रहे हैं कि जो अपनी अकल से सोचता मुहिब्बे वतन बाज़मीर आदमी है, खा वो यूनिफॉर्म में है या विदाउट यूनिफॉर्म है, वो मेंटली क्लियर हेडेड है कि ये नवाज शरीफ की खेल है। अगर उसकी खेल ना होती तो जो पंजाब में मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब की और निसार साहब की, उसमें जब ये नाम फाइनलाइज हुए तो शायद जिसको शक भी था कि नवाज शरीफ इसमें मुलव्वस नहीं है, उसको यकीन हो गया कि इसमें नवाज शरीफ की खेल है, एंड ही इज अ मैन बिहाइंड द गन। ये शेख साहब, ये सारा इशू जो हुआ ये वजीर आजम हाउस में होता है और वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ है, लेकिन तमाम मामलात लाहौर में तय होते हैं, खा वो कमेटी का इशू हो, अस्करी क़यादत से राब्तों का मामला हो, वो चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ सारे मामलात कर रहे हैं। कमेटी के नामों का कमेटी के अरकान के नाम का भी उधर से ही आता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, फेडरेशन किस तरफ है, और ये क्या सूबा पंजाब जो है वो इसको हैंडल कर रहा है सारी चीज़ों को? देखिए, नवाज शरीफ जब फंसता है तो शहबाज शरीफ बचाता है, शहबाज शरीफ फंसेगा तो उसे कोई नहीं बचाएगा। अगर ये आप समझें कि नवाज शरीफ के सामने शहबाज शरीफ साहब की कोई बहुत बड़ी अहमियत है, मैं नहीं मानता। लेकिन क्योंकि ऐसे केसेस में पूरा इक़्तिदार ही जाने का ख़तरा होता है और किसी बड़े हादसे के ख़तरात मुंडलाते रहते हैं, तो इसलिए, और इस्लामाबाद को वो अनसेफ महसूस करते हैं, इसीलिए वो टेलीफोन लाइन श्रीलंका में इस्तेमाल करते हैं, लंदन में इस्तेमाल करते हैं। पंजाब ने भी अपना सिस्टम लिया हुआ है वॉइस रिकॉर्डिंग का, कि जिसके लिए फ़ोन टेपिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो वॉइस जहाँ से भी फ़ोन हो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है।
और ये सिर्फ अब अस्करी अदारों या एजेंसियों के पास नहीं है, पंजाब के पास भी फोन टेपिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये भोंडी हरकत जो की है, ये जो बुरा मजाक किया है, ये उन्होंने अपने साथ किया है। इस कौम और मुल्क में कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये समझे कि ये खुरा असल चोर तक जाएगा, नेवर एवर। लेकिन ये अल्टीमेटली शेख साहब, आरिफ हमीद भट्टी बोल रहा हूँ जी। भट्टी साहब पूछें। जनाब अली शेख साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आज ने आपने स्पेशल टाइम दिया, आप बिजी थे। मैं ज्यादा, मेरे 2-3 सवाल आपसे आपके आया। अच्छा, आपका शुक्रिया। एक तो आप 28 सितंबर के हीरो हैं, आपने साबित किया पैराशूटर से आने के वाले लीडर सिर्फ महलात तक महदूद रह जाते हैं। वो दिन आपने हुआ और मुझे अपना कॉलेज लाइफ जुबाना याद आ गया। आप मुझे बताएं, ये जो आपने फरमाया कि इनकी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, मेरे ख्याल में, मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है, जाती उम्रा और इस्लामाबाद हर 8 दिन बाद ये अगर करने खौफ होता है कि कोई मुलाजम स्विच ना लगा जाए, उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बाहर से आलात मंगाए हैं। इसको भी छोड़ दें। ये जो एक कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट वो, उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उन्होंने कहा प्लांटेड स्टोरी है। ये जो 5 है उसमें तो इमरान इनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है हुकूमत को। आप समझते हैं जिस अदारे को हम बहुत मजबूत समझते थे, क्या वो उतनी ताकत नहीं रख रहा या हालात के मुताबिक बीच में नहीं आना चाह रहा? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हम मुल्क दुश्मनों से भी कंप्रोमाइज करने लग पड़े हैं? देखें, टाइम इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर एंड पॉलिटिक्स। फौजी की ट्रेनिंग ये होती है कि वक्त का सही जगह पे और ताकत का सही अंदाजा। बदकिस्मती से ये फौज के अदारे जो हैं, जब मैं फौज कहता हूं तो मेरा मतलब है अदारे, पाकिस्तान के अदारे बहुत मजबूत हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन वो सारी अपनी जिम्मेदारियों को भी देखते हैं। अमेरिकन इलेक्शन था, सी पैक था, फिर इंडियन अग्रेशन और इंडियन सूरत हाल देखते हैं, अफगानिस्तान देखते हैं। और जब मुल्क के अंदर वो डरते हैं कि नया कट्टा खुले, तो सारी अपोजिशन इस वक्त खरीदी हुई सवाए इमरान खान के, सब जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। अपने वजीर उनके कोई सुनते नहीं, उनको देखता नहीं, वो टीवी पे हैं तो लोग रिमोट से आगे चला देते हैं। सो उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड खुर्शीद शाह को और फजलुर रहमान को हायर किया। फजलुर रहमान की तरजीह इस्लामाबाद और वजारत है और मालबानी है, इस्लाम नहीं है। और खुर्शीद शाह पे मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहता, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कल भी आपने काफी टाइम खर्च किया शेख साहब। नहीं 2-3 मिनट ही बस, वो वैसे ही हाईलाइट हो गया बिला वजह। और अभी जो आपने कहा आरिफ भट्टी साहब, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया 72 में किया था कि भुट्टो का जलसा पलटा था तनहा, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बोथ, एफएसएफ की फायरिंग के दरमियान से। लेकिन उस वक्त सिर्फ 1-2 इंटरनेशनल अदारों ने पिंडी बॉय का जिक्र किया। लोगों की नवाज शरीफ से नफरत है कि मैं लाल हवेली से बाहर नहीं निकल सकता, 50-30 मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के साथ चलना शुरू हो जाते हैं लोग। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि नवाज शरीफ नफरत का सिंबल बन गए हैं। बेशक सब जगह से वो जीत जाएं, लोग पैसा जीत जाए, कैश ग्रुप जीत जाए, ताकत जीत जाए, कानून जीत जाए, जो मर्जी जीत जाए, नवाज शरीफ लोगों के अंदर दिल में अपना केस हार चुके हैं। शेख साहब, लोग फिर बाहर क्यों नहीं आते? बाहर गलियों में क्यों नहीं आते? मेरी गुजारिश सुने, लोग 2 नवंबर को बहुत बड़ी तादाद में निकलते। लोगों का अगर 12 घंटे के नोटिस में वो जलसा कर सकते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में निकलते। बाज स्ट्रेटजीज वाइज गलतियां हो जाती हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको, मैं अपनी मिसाल पेश करता हूं, मैं 4 इंटरव्यू कर रहा हूं और मैं हर चैनल से माफी मांगता हूं कि यार मेरे पास रिसर्चर नहीं है, मुझे कंप्यूटर देखना नहीं आता, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास वही बात है जो कभी इधर से कर रहा हूं कभी उधर से कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर लोग मुझको सुनना चाहते हैं तो मैं लोगों के दिल की बात कर रहा हूं, लोगों की आवाज हूं। लोग ये समझते हैं हमारा ही आवाज है, हालांकि कोई बड़ी बल्लड़ तोप नहीं चलाई मैंने 28 को,
लेकिन मैं, आप यकीन करें, पिंडी से बाहर नहीं जा सकता। जाता हूं वो सेल्फी ग्रुप, डरता हूं वो मौलवियों के हंगामे के बाद ये ना हो कोई बड़ा ही सेल्फी ग्रुप मुझे भी टकर जाए। सो इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में अर्दगान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पिंडी वालों को, शेख साहब सिर्फ एक सवाल, क्या पिंडी वालों को इस्लामाबाद का वीजा नहीं मिल रहा है या उनके लिए भी कोई हायल रुकावटें हैं, उनके लिए भी कोई कंटेनर खड़े हैं? देखें, पिंडी वाले लाइट देखकर नहीं रुकते। अब पता नहीं पिंडी वाले, अभी आपके आरफ भट्टी साहब, आपने कई पिंडी के ग्रुप रखे हुए हैं। पिंडी जो है वो देखें सैंडविच बना हुआ है फॉरेन ऑफिस के दरमियान और जो पिंडी वाले आप समझते हैं। लेकिन मैंने नवाज शरीफ को, मैं सीधी बात करता हूं आपकी तरह आरफ भट्टी साहब, मैंने नवाज शरीफ को फौज के अंदर इतना गैर मकबूल किसी शख्सियत को नहीं देखा। इसलिए मैं डरता हूं कि या परवरदिगार रहम करे, या मौला रहम करना, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जमहूरियत का, कानून का, असम्बली का, पार्लियामेंट का, इलेक्शन कमीशन का, खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट का, फिर एक हादसे का दरवाजा निकलता है। इनसे बड़ी ताकतें थी सद्दाम, इनसे बड़ी ताकतें थी कजाफी, इनसे बड़ी ताकतें थी, माफ करना, इनसे बहुत बड़ी ताकतें थी हुस्नी मुबारक और यासर अरफात जैसे लोग मकबूलियत की किस घड़े में गिरे हैं। यही हाल नवाज शरीफ का। एक मकबूल लीडर की कौम और मुल्क इंतजार कर रहा है। जिस दिन ये देखें, ये जरूरी नहीं है कि अब लोग किसी लीडर का इंतजार करें। एक मामूली सी चिंगारी भी लोगों को घरों से निकाल सकती है। ये किराए के लोग जो 2, 4, 5 रखे हुए हैं इन्होंने, इनकी तरफ कौन देख रहा है जी? इनकी तरफ कौन देख रहा है? आप इनकी मिनिस्टरों की टीवी रेटिंग देखें। जो टीवी वाला इसको बुलाएगा वो अपने इश्तिहार ही खत्म कराएगा। लेकिन शेख साहब, और क्या साबिर, अगर मुझे इजाजत दें एक सवाल करना है। आए समी साहब आए। हाँ, शेख साहब, आपने ये बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि जिसमें इंटरनेशनल भी हालात हैं, फौज अपने टाइम के साथ चलती है। डॉन लीग्स के मामले पे हो सकता है कि वो इसको बड़े बगौर देख रहे हो कि हुकूमत किस तरफ जाती है। लेकिन एक और वाकया हुआ था, एक हमारी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे और थाना हजरों में एक बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन गई हुई है जिसमें इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर की बात की गई है, जो फौज की तरफ से गई है, वहां पे मकामी जो फौजी हैं उनकी तरफ से गई है, कमांडर की तरफ से गई है। उस पर एसएचओ ने एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। मैं अब सवाल ये मेरा आपसे है कि ये अब एक एसएचओ के एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती, पकड़ पकड़ाई और तहकीकाती कमेटी तो बाद की बात है। क्या मैसेज क्या दे रहे हैं हम पूरी कौम को कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गया सड़क पर कंटेनर्स की वजह से, वो उसके हवाले से एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही। पंजाब गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। गुजारिश ये है कि मुझे मालूम है कि अटक थाने में वो दरखास्त गई है। ये सारी दरखास्तें वक्त आने पर, देखें, यहां तो जस्टिस नजफी की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, 14 कत्लों की रिपोर्ट नहीं निकल सकी अभी तक। देखें, इस मुल्क में देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस एंड टाइम इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये जो फेस लिए फिर रहे, अंदर से इनकी हालत काबिले रहम है। पता नहीं ये रात कैसे सोते होंगे। और फौज को किसी कीमत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ये चाहते ही हैं, ये चाहते ही हैं। देखो, इनके साथ आसफ जरदारी मिला है, इनके साथ असफंद यार 38 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेटों के नैब को पैसे देने के बाद भी मिला हुआ है, इनके साथ जरदारी मिला हुआ है। अच्छा है सारा गंद एक टोकरे में इकट्ठा हो जाए। ये मैं आज, मुझे जुल्फकार अली भुट्टो की बात याद आ रही है कि नथिया गली उसने मुझे कहा, शेख रशीद, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। फौज को ये घेरना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है, ये अर्दगान का शागिर्द है नवाज शरीफ, ये फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, इसकी ये ख्वाहिश। और अगर यही हालात रहे जी। शेख साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि फौज को नहीं आना चाहिए। इस वक्त वजीर आजम हाउस तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि कहा जाता है कि वो आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी जनरल राहिल शरीफ की सरबराही में, उसका इंतज़ार कर रहा है कि वो प्रेस जो नोट होगा, प्रेस रिलीज होगा एसपीआर का, वो क्या होगा। आज अभी तक वो हो नहीं सकी, आज 10 तारीख हो गई है। सर जी, एंड ऑफ द नवंबर हो जाएगी।
मैं नहीं समझता कि राहील शरीफ साहब किसी कीमत पे एक्सटेंशन लेंगे। और एज ए अदारा जो है मैं देख रहा हूं कि काफी बड़ा गैप है, बड़ा फासला है, एक दूसरे को समझ नहीं सके या समझा नहीं सके। और मोदी के मामलात में और वो कुलभूषण यादव, जिस मुल्क आपने कुलभूषण यादव को क्यों पकड़ा है जी? रमजान शुगर मिल में कुलभूषण यादव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे। इस एम्बेसी में, पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे। और आपने अपनी लीकेज इसलिए की ताकि इंडिया की जो मीटिंग थी गवा में, उसमें आपकी फौज को रोग आर्मी डिक्लेयर कर सके। वो तो चीन बचा गया। और अमेरिकन कांग्रेस में आपका अमालनामा यूं करके दिखाया गया, और एक मजहर अब्बास या एक वो मिसेस सहगल जो हैं, या और तहसीन या वानी, इनकी कुर्बानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन ऑफ द मैच बिहाइंड द गन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इन्वेस्टिगेशन उसको नहीं पकड़ सकती। डोंट वेस्ट टाइम। मैं सारे एंकरों को कहूंगा भूल जाओ ये शेख साहब एक इसी सवाल, अच्छे वक्त के लिए। शेख साहब एक सवाल, आपने फरमाया सारा गंद एक ही कोटरे में खड़ा हो गया है, जमा हो गया, इसमें कोई शक नहीं। क्या इस गंद से पूरी कौम बेहोश हो जाएगी इसकी बदबू से, कि ये गंद को कोई समुद्र में भी फेंकेगा? आप अपने तजर्बे से बताएं हमें। देखें, मैं तो कह चुका हूं कि मैं 2016 अभी भी महीना ही रह गया, नवाज शरीफ के लिए भारी देखता हूं। 15 दिन पहले भी दे दें या बाद भी दे दें, मैं कोई प्रॉमिस नहीं हूं। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते कि 73 अरब रुपए IMF का कर्ज है और आप अय्याशियां मार रहे हैं। समी साहब आप देखें कि आपने, आपका मतलब है शेख साहब गंद ने रहना है, हम नाक बंद कराना है। बस नाकों का ऑपरेशन ही कराओ। अब मेरा मतलब है नाक बंद ही है ना 20 करोड़ों के। जिस दिन 10-20 के भी नाक खुल गए, गोली अंदर होगी, चूहा जलंधर होगा इंशाअल्लाह ताला। समी साहब, शेख साहब आपकी बड़ी गहरी नजर है, आप इंटरनेशनल हालात का भी जिक्र करते हैं। मुझे ये बताइए, अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आई है। ये जो रवायती सियासतदान थे वो हट गए हैं, जिन पर हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी कैंपेन फाइनेंसिंग की है। ये ट्रंप का आना आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, ट्रंप आलमी अरब तो सारा आ गई, आपको पता दिहाड़ी पे आ गया। जो ऑयल की प्राइस है कुछ और कम हो जाएगी। ये हमेशा इस मुल्क में देखे ना, नवाज शरीफ के घोड़े पे भी किसी ने पैसे लगाए थे, और जब नवाज शरीफ आया था ज़ियाउल हक के अम्ब्रेला के नीचे। अब अमेरिका में आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जो उर्दू मीडियम का आदमी हूं, वहां एक प्रेसिडेंसी नहीं है, वहां पेंटागन है, वहां CIA है, वहां दी हिल है, वहां कांग्रेस है, वहां और ऐसी फोर्सेस हैं जो कि मैटर करती हैं। और पाकिस्तान का मसला इसलिए बड़ा सीरियस है कि मेरी सियासी जिंदगी में मैंने इंडिया को पहली दफा अमेरिका के करीब देखा है जब से मैंने सियासत में हूं। मैंने इंडिया को नॉन अलाइंड के साथ देखा है, रूस के साथ देखा है, गैर जानबदार मुल्कों को हेड करते देखा है। पहली दफा इंडिया अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनी है। इसीलिए पाक फौज ने मेरा ख्याल है नहायत जिम्मेदाराना फैसला किया है कि हालात पे नजर रखो, जबान को बंद रखो और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी कमिटमेंट को, और वक्त आने पर पाकिस्तान के अंदर के गद्दारों को और बाहर के दुश्मनों को झाड़ू फेर दो। इनका ये होके रहेगा। शेख साहब, इस वक्त वक्फे का है टाइम, हम ब्रेक पे जाते हैं। शेख साहब वापस आते हैं, आपसे यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि ये काफ़ी कुछ मलबा इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं, वज़ीर आज़म हाउस और मुस्लिम लीग नवाज़ तो 29 नवंबर को यौम निजात के तौर पे मनाना चाह रहे हैं। तकरीबात का अहतमाम करेंगे, इन हाउस करें, आउट ऑफ द मकान से, PM हाउस से बाहर करें, कहीं भी करें, लेकिन वो इसको एक करेंगे 29 नवंबर उनके लिए यौम निजात के तौर पे वो कह रहे हैं कि हम मनाएंगे। बताएं। देखें, मुशर्रफ ने भी मनाया था, और आप देखें कि भुट्टो ने भी मनाया था जब लाहौर में मुस्तफा खर को कुछ देर के लिए आ रहे थे। मेरी इतला तकरीर भी लिख रहे हैं
सर जी नीचे से कालीन खिंच गया है। तकरीर कौन लिख रहा है शेख साहब? लीडर वो होता है जिसके साथ लोग खड़े हों। लीडर वो नहीं होता जिसके साथ FIA खड़ी हो, जिसके साथ जो है FBR खड़ा हो और जिसके साथ वजीरों की जमात खड़ी हो। लीडर वो होता है जिसके साथ कौम खड़ी हो, जो कौम के लिए जीता है और कौम के लिए मरता है। मैं ऑनेस्ट टू गॉड फील करता हूं कि सियासी तौर पर नवाज शरीफ इतना नीचे चला गया है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाद बयान दिया कि सबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और सियासी ताबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। ये जश्न मना लें जितने मर्जी, कौम इस जश्न में शरीक नहीं है। मफाद परस्तों का एक गिरोह, मफाद परस्तों का एक गिरोह जो समझता है कि इनके बगैर उनकी दाल रोटी नहीं चल सकती और उनका मामला नहीं चल सकता, उसका मतलब कौम नहीं है। ना ये लीडर है, ना इनमें डेप्थ है, ना इनमें विजन है, ना इनकी मंसूबाबंदी है, ना ये फ्यूचरिस्ट हैं, ना इनको इंटरनेशनल मामलात के जो गैर तसल्ली बख्श हालात पैदा हो रहे हैं अमेरिका से, उनका कोई भी उनका फहम ही नहीं है। उनमें ये फहम, इनका ऊपर वाला चैम्बर ही खाली है। अच्छा, इनका आप सारे मामला देखें। नवंबर को साबर साहब फरमा रहे हैं योम निजात मनाएंगे। मेरा ख्याल है वो योम तशक्कर मनाएंगे। पिछले 3 साल में मियाँ साहब ने जितनी गलतियां की और जितने चांस दिए गए मादी में कभी किसी हुकूमत को नहीं मिले, उनको छोड़ा। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जदोजहद की है, उसमें एक हिस्ट्री है उसकी। खुर्शीद शाह साहब इतने अमीर भी हो गए, इतने काबिल भी हो गए, क्या वजह के पीपल्स पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया? खुर्शीद शाह साहब की क्या मजबूरियां हैं जो बिलावल से भी हावी हो गए उन पर, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन के तौर पे रही नहीं, सिर्फ एक पार्टी रह गई? देखें, इसमें PTI की भी गलती है। जब मैं इमरान मेरे साथ था, मैं इसे कहता था इमरान खान को कि ये 4 वोटें अगर तेरी पार्टी मुझे दे दे तो ये खुर्शीद शाह का मक्कू ठपा जाएगा। लेकिन उसकी पार्टी में ऐसे लोग थे, हर पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं जो 2 तरफ होते हैं। इमरान खान ने जो कुछ खुर्शीद शाह के बारे में कहा 100% दुरुस्त कहा, और इमरान खान के पास पूरी किताब है, मेरे पास नहीं है, जो वो कहता है कि किसी जज से इसने फैसला करवाया अपने खिलाफ हाईकोर्ट और उसको फिर वहां दोबारा जज लगा दिया। मसला क्या है? मसला ये है कि पार्टियां शख्सी हो गई हैं। इखलाक, इकदार, कुर्बानी, हार्डवर्क, रिस्पेक्ट ये खत्म हो गया है, और ये लीडर भागे हुए मुल्क से बाहर है। आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर है, पैसा उसके पास है, वो जिसे चाहता है जितने इश्तिहार दे, वो जिसे चाहता है अंडरग्राउंड सारे मामलात करे। उसने आसिम को छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? वो लड़की भी आप जल्द सुनेंगे दुबई चली गई है। जरदारी साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने, और वो भी एक तकरीर लिख रहे हैं 27 आज दिसंबर के लिए। आज मैंने आपको क्या कहा, सारा गंद इकट्ठा हो जाए। मैं जो आपको कहता हूं आ जाए, एक दफा छोड़ के 2 दफा आ जाए। सिंध में अच्छा, ये हमारी पार्टियां नहीं जा रही ना जी। शेख साहब, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आपने भी ये कहा कि आपको बड़ी उम्मीद है कि कानून और आइन के मुताबिक फैसला होगा और बिल्कुल जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपका कमेंट चाहता हूं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो कुछ अजीब कहानियां बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केस के लिए शायद PTI पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है। कुछ बात हो रही है, पता नहीं 40 करोड़, पंजाब की गवर्नरशिप, कानूनी मामला सही तरीके से हैंडल नहीं किए जा रहे। मिसाल वो देते हैं कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ साहब बरी हुए हैं, वहां से अपने मुकदमे वो जीते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मुखालिफ पार्टी ने शायद कोई मुकदमा सही तरीके से तैयार नहीं किया था। कुछ इस किस्म की आप तक भी इत्तला पहुंची है? मेरा मुकदमा फिट है जी, मुझे इमरान खान के केस का नहीं पता। मैं इंशाअल्लाह ताला पर उम्मीद हूं। अगर मैं भी कौम को मायूसी दिला दूं तो फिर आपके प्रोग्राम कौन देखेगा जी? आप ये रिपोर्टर को कौन देखेगा? फिर वो कहेगा ठुस हो गया सारा कुछ। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगा, उसके बाद 7 दिन तक आप 29 कह रहे हैं, मैं भी इंशाअल्लाह ताला अवामी एक्सप्रेस से कराची तक जाऊंगा मज़ार कायद आज़म के पे जश्न आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के चोरों से निजात के लिए, डाकुओं से, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नाअहल, नालायक, निकम्मे, निकट्ठू, गरीब दुश्मन लोगों का, समाज दुश्मन लोगों का, पॉलिसी जिनकी विजन ही कोई नहीं है इस मुल्क को आगे ले जाए,
उसके खिलाफ जश्न मनाऊंगा, मैं उम्मीद से हूं। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब, ही इज ए हैबिचुअल टू हाइड दिस मनी। अंदाजा करें जी, अपनी बेटी को 3 करोड़ दे दिया, अपनी वालदा से 15 ले लिया, 10, वो घर के अंदर ही बैंक खुला हुआ है, शामी चेक पाते, दोपहर वेले कैश कर लेने, कोई बर्ची खाने जो कर रहे हैं, कोई ड्राइंग रूम में से चेक कैश कर रहे हो, बैंक स्टेट विद इन ए स्टेट। और अगर यहां से आप समझते हैं कि इस कौम की ख्वाहिशों का कोई मैं पैमाना हूं, समी इब्राहिम साहब, जनाब साबर साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जिस दिन लोग मुझे सुनना छोड़ दें, समझ दें लोग नवाज शरीफ के साथ हैं। शेख साहब, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। शेख साहब ये बताएं कि आप किसी के लिए, मेरे लिए मेरा एक ही पैमाना है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, क्योंकि ये गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, they are the serious danger for this country and economy and defense and strategy and the future. We have to get rid of these 5 families. शेख साहब, 3 साल हो गए हैं, ये 30 किड्स भी और 5 जो आप कह रहे हैं, डॉन भी, ये सारे बरकरार हैं। तो ये तो अपने हदफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। वो तो खुश हैं कि हम बरकरार हैं और जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं। अगर हदफ यही है कि हमारा माल लूट के हमें आंखें दिखाओ, मैंने एक दिन आसफ जरदारी साहब को कहा था, मैंने कहा जिस स्ट्रेचर पे बेनजीर शहीद की लाश थी उसका चौथा पहिया नहीं था। मेरा ख्याल था ये कोई इसको मोहब्बत का जज्बा जागेगा और बेनजीर हॉस्पिटल को कोई 1-2 अरब दे देगा। 2 रुपए भी नहीं दिए जी। हर घर में एक आदमी मरा हुआ है जी, किस तरह मरा है उस पर आप नजर रखें। और ये सारे बेटे इनकी औलादें गोंगलू की नाकल है, ना फहम है, बाप के लगाए हुए ठप्पे हैं। ये लोहे को भी हाथ लगाते हैं सोना। ये हमारी औलाद है, BMA किया हुआ है जी, LLB किया हुआ है, धक्के खा रहे हैं, MMA किया हुआ है जी, जी उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये इनकी औलाद है, 12 साल 11 साल की उम्र में अरबपति हो जाते हैं। अच्छा शेख साहब, खुदा का खौफ गाय कहते हैं 2006 में हमने घर लिए हैं। गवर्नर सिंध का तब्दील हुए हैं, 2006 में लग रहा है कि 2006 में लिए। तो मैं पहले जब लंदन पार्क लेन गया था, किसी मिस्त्री मजीद के घर गया था, मैं तो नवाज शरीफ के घर गया था। अच्छा शेख साहब, गुजारिश है, गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 2 आदमी जा रहे होते हैं, आगे पुलिस में नाका होता है, तो एक आदमी ने दूसरे के पैसे देने होते हैं, उसको कहता है यार अपने पैसे ले ले, वो नजायज पैसा उससे छीन लेता है। ये मिसाल है उस गवर्नर की तब्दील होने की कि कोई जा रहा है तो अपनी जिम्मेदारी उतार रहा है, पुरानी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, या कोई और इसे पसे पर्दा कोई और हकायक है गवर्नर सिंध की तब्दीली के? सर जी, ये नवाज शरीफ साहब ने कोई दुश्मनी निभाई है उस बेचारे मैंने तो पहली दफा चीफ जस्टिस साहब को आज ही देखा है टीवी पे। मुझे तो नजर आ रहा है कि उसको बड़ी जेल में भेज दिया है। आज शाम के वक्त तो कोई, मेरा ख्याल है कोई बानट शानट पे कंपाउंड पॉलिश में लगी हुई थी, बेहतर थी हालत उनकी, कोई पॉलिश शालिश किया हुआ था बानट उनका। दोपहर को जो मैंने देखी है, मैंने तो कहा कि ये एक दिन की छुट्टी होने वाली है सूबा सिंध में। मुझे तो पता नहीं अपना। आज रात इशरत जो है वो पार्लिमानी लफ्ज ढूंढ रहा हूं कि वो काफी ज्यादा हॉट वाटर में था। वो कहीं भी काबिल कबूल नहीं था कुछ अरसे से, क्योंकि उसने पाक सरजमीन पार्टी को भी कोई सपोर्ट नहीं की और वो डाउटफुल हो गया अदारों में भी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसकी डुअल नेशनलिटी निकल आई, और वो किसी कीमत पर भी डुअल नेशनलिटी, ये ना हो मेरा प्रोग्राम हो ही रहा हो तो वो दुबई जा चुके हैं और फिर मैं उधर जाके उनको मिली हूँ, क्योंकि जब भी ये दुबई जाते हैं छोड़ के तो मैं उनको वहाँ जाके ज़रूर मिलता हूँ। सो अभी पता नहीं रात की कोई फ़्लाइट है एमिरेट्स की या नहीं है, लेकिन नए हलफ से पहले मुझे उम्मीद है कि वो चले जाएंगे। और पाकिस्तान में ये सारे हुक्मरान, इशरत तो मैं इस अल्फाजों में नहीं याद करना चाहता, आप यकीन जाने या ये जेल में होंगे या कमाल है ये मुल्क। 8 साल जेल में रहता है तो सदर बन जाता है। वो जो अंदर जेब तराश है, जो अंदर व्हील कप जिसने चोरी किया है, अंदर जिसने 2 टायर उतारे हैं, जिसने गाड़ी का शीशा उतारा है, वो कहता है यार मैं तो बड़ा छोटा सा काम किया है, मैं 7 साल से अंदर हूं। ये जेल से आते हैं, सीधे ट्रेनिंग सेंटर है,
और पीपल्स शेख पार्टी साहब ने पिछले दौर में जेल के अंदर पोस्टिंगें की, शेख साहब इस वक्त बिफोर टाइम पोस्टिंगें की। इस वक्त अगर मैं ये ब्रेक का पर्दा वक्त है, हटाऊं ब्रेक तो का शेख साहब शायद वापस स्क्रीन आते फट हैं जाए कि कैसे कैसे आदमी को ओजीडीसी का चेयरमैन बनाया इन्होंने। शेख साहब इस वक्त टाइम हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, पनामा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और तमाम पेटिशनर्स उधर मौजूद हैं, कानूनदान भी मौजूद हैं, लेकिन ये बताएं कि ज़ाहिर है किसी एक फरीक के हक़ में फ़ैसला होना है और जिनके वकला और आप ख़ुद जो भी बेहतर अपना केस प्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट को उसके मुताबिक ही फ़ैसला देना है। आपका जो तजर्बा है क्या कहता है, पनामा जो है, पनामा केस, ये किसकी सियासत को दफन करेगा? मियाँ साहब की सियासत को या इमरान खान साहब की सियासत को या आपकी सियासत को? देखें, मैं तो सियासत बड़ी अभी आपसे पहले कर रहा था कि ये सारे चोरों ने ओजीडीसी का मेरे घर के सामने बिटो बेकरी में एक बंदा था उसको चेयरमैन लगा दिया। जिस तरह शुजात अजीम को इन्होंने घर खाने लेके जाता था जेल में, उसके भाई को वहाँ कनाडा का हाई कमिश्नर, किसी को याद ही नहीं कि इसे मैंने नोटिस दिया था कि ये लंदन प्रेस काउंसिल में करप्शन में इन्वॉल्व था और कनाडा में भी झाड़ू फेर रहा होगा। जहां तक आपने कहा कि किसकी सियासत खत्म होगी, पाकिस्तान में करप्ट आदमी की सियासत नहीं खत्म हो सकती। नो वे। जिसके पास जितनी हराम की कमाई है वो उतना बड़ा लीडर है। ये तो और अगर ये करप्ट सियासत खत्म होती तो मेरा ख्याल है कौम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये मैंने तो पनामा सेकेंडरी केस किया है, मेरा पहला प्रिलिमिनरी केस है कि ये सादक और अमीन नहीं है। इसने अपनी बेटी को डिपेंडेंट जाहिर किया है और इनके मैंने इंटरव्यू लगाए हैं बेटों के और इनकी बेटियों के और इनके सारे मसलों के। सेकेंडरी मेरा पनामा है। अभी पनामा 5% निकला है, सारी दुनिया ने बंद करवा दिया है। और मैं तो बाज का सोचता हूं कि या अल्लाह, वो जो कम्युनिस्ट निजाम था, हमने सारी जिंदगी इस्लाम के पीछे गुजार दी, उसके बाद लिबरलिज्म आ गया। इन चोरों को तो ना इस्लाम ने पकड़ा, ना लिबरलिज्म ने पकड़ा, ना कम्युनिज्म ने पकड़ा। मारा गया गरीब और बर्बाद हो गया। निजाम जो है, निजाम दिन लोहार जीत गया, बाकी सारे निजाम हार गए। अच्छा शेख साहब, गुजारिश है, आप खुद कह रहे हैं इस मुल्क में करप्ट सियासतदानों का खात्मा नहीं हो सकता। मायूसी कुफर है, लेकिन यकीनी बात है 98% करप्शन आम हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में आप 200-300 रुपए से अपने मुलाजिम से बहस कर रहे थे। तो क्या चीज है कि आप 8 दफा मिनिस्टर बन के भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ सियासतदान अरबों खरबों रुपए बन गए। क्या तरीका किया, आप लोगों को बताएं, शायद लोगों को पेट के लिए रोटी मिल जाए और जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा मिल जाए। क्या इनके पास अलादीन का चिराग है? आपके दोस्त मियाँ साहब के पास, खुर्शीद शाह साहब के पास, असवद वली शाह साहब के पास, क्या ऐसा काम करते हैं कि इनकी जदातें बढ़ती जा रही हैं और मुल्क मकरूज होता जाता है? शेख साहब 30 सेकंड है, जरा जल्दी। ये यहीं से कमाते हैं, यहीं पे लगाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जजेस को वक्त नहीं कर रहा, मैं आसिफ नवाज के वक्त की बात करता हूं। ये जर्नैलों को ब्रीफ केस भेजते हैं, ये चीफ जस्टिस के दफ्तरों पे हमले करते हैं। बेसिकली ये बदमाश हैं। शराफत के अम्ब्रेला के नीचे इन्होंने दुकान सजाई हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत अजीम है, देर सवेर हो सकती है, इन्होंने बुरे तरीके से जाना है। समी साहब जी बिल्कुल, अब टाइम कम है। जो कहा है शेख साहब ने, बस अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। मेरा ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आरिफ हमीद भट्टी और समी इब्राहिम साहब। नाजरीन, ये था हमारे इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। आइंदा मंडे को फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।